हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर और आज हम लोग करेंगे अपनी MIB सीरीज का एपिसोड नंबर 5 इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस और वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। When a brown gas compound of manganese, that is A, is treated with HCl, it gives a gas B. ठीक है, the gas taken in excess reacts with NH3, it will be NH3, to give an explosive compound C. Identify compounds A, B and C. ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन, लाइक 3 पोर्शंस दिख रहे हैं, राइट। फुल स्टॉप के बाद देखो तो 3 बार लगा हुआ है। पहली लाइन है When a brown compound of manganese is treated with HCl gives a gas B. यानी कि जब एक ब्राउन कंपाउंड ऑफ मैंगनीज ट्रीट किया जा रहा है विद HCl, पास किया जा रहा है थ्रू HCl, तो उस टाइम पे ये एक गैस लिबरेट करेगा जो है B गैस। ठीक है, तो यानी कि मैंगनीज का कोई कंपाउंड है, मैंगनीज के साथ कुछ है जो ब्राउन कंपाउंड है। ठीक है, ठीक, इसको आप HCl में ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मिल रहा है इट गिव्स अ गैस B, एक B गैस मिल रही है। पहले समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन वी विल सॉल्व इट। द गैस टेकन इन एक्सेस रिएक्ट्स विद NH3 टू गिव एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ये जो B गैस बनी है ये क्या कर रहे हैं, इसको इट इज टेकन इन एक्सेस, इसको हम एक्सेस में लेंगे, ऐसे यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ मैं, इट इज टेकन इन एक्सेस। ठीक है, और एक्सेस में लेके इसको ट्रीट कर रहे हैं विद अमोनिया NH3। ठीक है, तो ये क्या एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बना के दे रहा है। यहाँ पे कोई कंपाउंड बनेगा C विच इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको बताना है कि ये जो A है ये क्या है, दिस इज बेसिकली A क्या है, B क्या है एंड C क्या है। Mn के साथ कुछ है। क्वेश्चन समझ गया ना, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि जो मैंगनीज का ब्राउन कंपाउंड होता है उसका नाम क्या होता है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ओनली, कि आपको ये याद होना चाहिए। तो बाकी तो जो लिबरेट हो रहा है उसके बाद रिएक्ट वापस से बोल रहा है तो वो ईजी हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड कौन सा है ये जानना जरूरी है। सो मैंगनीज का ब्राउन कंपाउंड, जो ब्राउन कंपाउंड ऑफ मैंगनीज A जो बोल रहा है वो होता है मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज याद कर लो। सो दिस विल बी मैंगनीज ऑक्साइड। व्हाट इज मैंगनीज ऑक्साइड? इट इज Mn3O4। Mn3O4। तो हमारा A जो चीज है वो क्या है, Mn3A4। क्लियर हो गई ये वाली चीज? ठीक है, HCl के साथ ट्रीट किया प्लस HCl किया, बैलेंस नहीं कर रही हूँ अभी मैं, तो यहाँ पे कोई B कंपाउंड, B गैस मिल रही है, साथ में और भी चीजें बन रही होंगी। तो जो B गैस मिल रही है वो क्या है, अब आई होप सो आप देखते ही समझ जाओगे गैस क्या है। भाई देखो Mn3O4 है, साथ में HCl है, तो गैस निकलेगी Cl2, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे B जो आएगा वो आएगा आपका Cl2। तो ये क्या हो गया, ये हमारा B कंपाउंड हो गया। इसके साथ साथ और भी चीजें इसमें प्रोडक्ट में आएंगी, जैसे कि MnCl2 बन सकता है, इसमें साथ में H2O बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब ये किससे पास करी, पास कर रहे हैं अमोनिया गैस से। ये बोला गया था कि अमोनिया गैस से पास करिए तो एक आपको एक्सप्लोसिव कंपाउंड मिलेगा। तो जो एक्सप्लोसिव कंपाउंड है वो यहाँ पे होता है NCl3। C क्या हो गया, NCl3। ये क्या है, ये हमारा एक वो एक्सप्लोसिव कंपाउंड है जो ये गैस से रिएक्ट करने के बाद मिला। इसमें भी आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा साथ में, विच इज HCl। So this is the answer where you can write it as A equals to क्या हो गया हमारा, B क्या हो गया and C. So A will be equal to Mn3O4, B equals to Cl2 that is chlorine gas and C equals to NCl3. So this is the answer. What is the main thing over here is कि ये जो Mn3O4 है, ये ब्राउन कंपाउंड जो बोला गया है मैंगनीज का, ब्राउन कंपाउंड ऑफ मैंगनीज क्या होता है, मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, दिस ब्राउन कंपाउंड इज मैंगनीज ऑक्साइड। क्लियर? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो आगे वाली ये कंडीशंस आ रही हैं। क्लियर हो गई ये रिएक्शन? सो यस, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑल्दो chromium 3+ Cr3+ and cobalt 2+ ions have same number of unpaired electrons, but the magnetic moment of Cr3+ is 3.87 bm Bohr magneton and that of cobalt 2+ is 4.87 Bohr magneton. Why?
क्वेश्चन है कि वैसे तो Cr3+ और CO2+ आयंस में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली चीज तो आपको याद होनी चाहिए बोर मैग्नेटॉन जो है वो यूनिट है, और क्या याद होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाया था मैंने आपको, म्यू इज इक्वल्स टू n+2 पूरा किस में होता है, रूट में होता है, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू n+2 रूट में होता है पूरा बोर मैग्नेटॉन। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जब आप Cr3+ को देखोगे एंड n क्या होता है वहां पे, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये याद रखना। क्रोमियम 3+ और कोबाल्ट 2+ की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखेंगे, क्रोमियम 23 होता है तो इट विल बी आर्गन और 3+, 3 निकल गए तो आर्गन 18 हो गया, और साथ में क्या बचा 3d3, ठीक है। यहां पे आते हैं कोबाल्ट 2+, तो आर्गन 3d7, ठीक है, कुछ इस तरीके से आया है। इसको स्प्लिट कर ले डी ऑर्बिटल को जरा एक बार, ये सब पढ़ा है आपने भाई, T2G और EG में स्प्लिट होगा, 1 2 3 ये हमारा T2G हो गया और 1 2 ये EG हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये आपको पूरा पढ़ाया गया और ये पढ़ाते टाइम मैंने बोला था कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। इसको स्प्लिट करते हैं, चलो, ठीक है, इसको स्प्लिट करोगे तो इट विल कम एज, ये हमारा T2G हो गया, ये हमारा EG हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 7 d ऑर्बिटल, सो 1 2 3 4 5 6 7, ये को जो इस तरीके से स्प्लिट करेंगे ना, पहले T2G फिल करते हैं देन EG वाला, ऊपर वाले को फिल करेंगे, सो 1 2 3 ये बन के आ गया। क्या हुआ अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम अच्छा पहले चलो नॉर्मल समझते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप कोबाल्ट की बात करोगे इस टाइम पे, जब आप इसका म्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, n कितना है 3+2 ये हो गया, विच विल बी इक्वल्स टू √15, 3 + 2 is 5, 5 3 is 15, विच इज इक्वल्स टू 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ये किसकी बात करी हमने, CO2+ की बात करी, ठीक है। Cr3+ को देखते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू √3 + 2, यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे आंसर तो इसका निकल जाएगा, क्योंकि ये जब आप स्प्लिट करोगे तभी समझ जाओगे। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस फॉर्मूला इज, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट कि यही आएगा, राइट। ये टॉपिक से इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यूनिट वगैरह, जैसे कि इसी का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने को आते हैं, ये सब आपको मैंने सॉल्व करवाया था, तो उस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको भी ध्यान से देखोगे, दिस विल ऑल्सो इक्वल टू √15 विच इज ऑल्सो 3.87 बोर मैग्नेटॉन। सो व्हाट इज द रीजन कि जब आप बात करते हो क्रोमियम और कोबाल्ट की, तो वैसे तो दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है दैट इज म्यू जो आ रहा है वो भी सेम है, तो क्यों ऐसा है, सॉरी जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो सेम आना तो चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा है कि कोबाल्ट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इक्वल है 4.87 के, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। कोबाल्ट को बोला था ना CO2+ इज दिस, तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो एक तो स्पिन ऑर्बिटल मोमेंट होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एक यहाँ पे लिख दूं मैं, एक तो स्पिन वाला होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाली चीज को, इतना हिस्सा, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, ठीक, इसकी एक सिमेट्री है, देखो क्यों, क्योंकि एक लाइन से ही बन रहा है ना 1 2 3, ये अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड और एक 2 अनपेयर्ड ऊपर, तो ये कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो वो सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, इससे मैम क्या फर्क पड़ेगा, देखो जो सिमेट्रिकल होता है ना उसमें आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो इक्वल्स टू 0 रखते हो, जिनके ऑर्बिटल का मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 रखते हो जब सिमेट्रिकल होता है, और जब अनसिमेट्रिकल होता है उस टाइम पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसमें 1 आप ऐड करते हो, +1 आप ऐड करते हो, ठीक है। तो ये फर्क होता है, तो इसीलिए जो 3.187 आया है इसमें आप +1 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.87 बोर मैग्नेटॉन। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज को, वापस से सुन लो अगर कंफ्यूजन है तो।
क्वेश्चन में था कि जो कोबाल्ट 3+ है एंड कोबाल्ट 2+ है एंड क्रोमियम 3+ है, ऑल्दो इन दोनों के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन जब इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो एक का 3.87 आता है वेयर एज दूसरे का 4.87 बोर मैग्नेट्रॉन आता है। व्हाट इज द रीजन कि दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट अलग है? क्योंकि जब आप फॉर्मूला में रखोगे तो उस टाइम पे तो भाई फॉर्मूला तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रख के आता है और दोनों के सेम है तो सेम आना चाहिए। तो इसका रीजन ये है कि जब आप इसकी डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारी क्रोमियम वाली ऑर्बिटल है वो कैसी है, वो सिमेट्रिकल है, वेयर एज जो हमारी कोबाल्ट वाली डी ऑर्बिटल को स्प्लिट किया है हमने वो कैसा है, वो अनसिमेट्रिकल है। जब भी कोई ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होती है तो सिमेट्रिकल के टाइम पे आप उसको बोलते हो कि उसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड नहीं करते बिकॉज इट विल ऑलवेज इक्वल टू द जीरो। वेयर एज जब आप सेकेंड वाली कंडीशन में आओगे तो वहां पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट +1 करते हैं क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट अगर आप बोलोगे क्या लग रहा है तो वो यही लग रहा है कि जो सिमेट्री और अनसिमेट्री हो रही है यहाँ पे। क्लियर? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल तो आप जानते ही होगे भाई, ये एक साथ है, देखो एक जैसे एकदम सिमेट्री में है एक तो सिमेट्रिकल और नीचे वाला अनसिमेट्रिकल। सो ये पूरा इसका तरीका था। अब इसका आंसर क्या लिखोगे? सिंपल आंसर लिख दोगे आप इसका, ड्यू टू द unsymmetrical electrons in the d orbital of किसमें था? अनसिमेट्रिकल कोबाल्ट में, CO2+, due to the unsymmetrical electron in the d orbital of cobalt 2+, the orbital magnetic moment is added. ठीक है? Hence the magnetic moment that is mu of CO2+ is equals to 4.87 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन जो भी लिखा है वो लिख दो, साथ में ये भी मेंशन कर दो कि जो क्रोमियम 3+ है दैट इज सिमेट्रिकल, तो उसके सिमेट्रिकल नेचर की वजह से और इसके अनसिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से उसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऐड नहीं होगा, वेयरएज इसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होता है। सो दैट इज द रीजन कि जो कोबाल्ट 2+ है उसका क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो निकल के आता है वो 4.87 आता है, यानी कि 1 मोर देन आता है एज कंपेयर टू क्रोमियम। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Although ZR belongs to 4D and HF belongs to 5D transition series, but it is quite difficult to separate them. Why? क्वेश्चन है, वैसे तो जो ZR जर्कोनियम है वो बिलोंग करता है 4D सीरीज। भाई यहाँ पे होती है हमारी 3D सीरीज, यहाँ पे होती है 4D सीरीज, ऐसे होती है 5D सीरीज, राइट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है स्कैंडियम, हीट्रियम, लैंथनम, और ये बोल रहा है कि क्योंकि जिरकोनियम जो है वो Zn 4D का है एंड वेयर एज जो HF हॉफनियम है वो 5D का है, दोनों अलग अलग सीरीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। आपको अगर याद हो, इसमें आपने पिछले वाला वीडियो अगर देखा होगा उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उस टाइम मैंने बोला था कि जो हॉफनियम वाला के साथ जो दूसरा ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसमें भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से नहीं था, थोड़ा अलग था। उसमें बताया था मैंने कि ये जो होता है इन दोनों की एटॉमिक रेडियाई सेम होती है, सब कुछ उसमें भी बताया था। ऑल्सो जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था उस टाइम पे भी बोला था कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वैसे तो ये दोनों अलग अलग सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर भाई ऐसा क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन कि ये जो ट्रांजिशन सीरीज में दोनों है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, इनको अलग अलग करना मुश्किल है। तो इसका रीजन क्या है? देखो, पहली चीज ये क्या है? लैंथनम। लैंथनम के अंदर फर्दर 14 लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स होते हैं। ठीक है मैम, कहाँ होते हैं ये? जिसको नहीं पता वो होते हैं एफ ऑर्बिटल में, या एफ ब्लॉक लिख लो, एफ ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, लैंथनम के अंदर जो फर्दर 14 एलिमेंट्स आते हैं वो एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो एफ ब्लॉक होता है हमारा, दिस एफ ब्लॉक हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, या जिसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हो। एफ ऑर्बिटल में पुअर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये याद होगा सबको।
तो क्या होता है कि ये मान लो कोई इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें होता क्या है, मान लो ये एलिमेंट है हमारा, ठीक है, तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देखो इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जाता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, मान लो यहाँ पे केवल एक है, ठीक, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे, अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसके पुअर होने की वजह से खराब शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड नहीं कर पा रहे, यानी कि इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, करेक्ट, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है, साइज कम होता जाता है 5D सीरीज में लैंथनम से कुछ एलिमेंट्स तक, क्लियर है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जो इन दोनों का साइज होता है ना दैट इज ऑलमोस्ट सेम, समथिंग 0.1 या 1 का डिफरेंस आता है ऑलमोस्ट, ठीक है, अब क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है दैट इज व्हाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज, कई सारी प्रॉपर्टीज इसकी सेम हो जाती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई, तो इसी वजह से इनको सेपरेट करना आसान नहीं होता है, क्लियर हो गई ये चीज, ओके, तो लिखा जाए इसको, सो ड्यू टू लैंथेनॉइड, अच्छा इसका नाम क्या होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो ये जो पास आ रहे हैं जो मतलब एटम का साइज है वो कम होता जाता है, इसका नाम याद है ना सबको, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी और मैंने कहा था डेफिनेशन भले ही ना आए लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें आपको वो चीज़ जाननी जरूरी होती है, ठीक है, सो ये वही है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन the size of zirconium and hafnium is the size या फिर the atomic size, the atomic size of zirconium and hafnium is almost similar या identical, ठीक है, लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जब साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि दैट इज व्हाई हेंस या दिस दैट इज व्हाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज are also similar, ठीक है, इसकी वजह से hence it is quite difficult to separate them, क्लियर है ये चीज, तो क्योंकि लैंथेनॉइड यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या थी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से एटॉमिक साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाता है, क्या, एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम, तो उसकी वजह से क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती हैं, इसी की वजह से इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ये बातें क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाट इट इज 3 आई गेस, राइट, नहीं 4th, reactivity of transition elements decreased almost regularly from scandium to copper, explain, जो रिएक्टिविटी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो डिक्रीज करती है रेगुलरली स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक, क्यों, तो स्कैंडियम कॉपर कहाँ आते हैं भाई, अभी अभी बताया, ये हमारी 3D सीरीज होती है, देन 4D सीरीज एंड देन 5D सीरीज, ठीक है, यहाँ पे आता है स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक, तो यहाँ पे क्या आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्या था, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, नियॉन, निकेल, कॉपर, जिंक, कुछ इस तरीके से होता है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जाती है, यानी कि यहां से आते जाते टाइम, यहां से कॉपर तक जाते टाइम इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है, ऐसा क्यों,
रिएक्टिविटी, व्हाई इट डिक्रीजेस। तो देखो पहले तो ये बताओ यहां से यहां चलते टाइम, यानी कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल या इन अ पीरियड, तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलते टाइम क्या होता है, इनका सबसे मेन चीज क्या होती है, एक देखो दो चीजें होती हैं, ऐसे समझो, एक होता है जेड इफेक्ट और एक होता है आपका एटॉमिक साइज, राइट। जेड इफेक्ट मतलब बेसिकली न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप बोलते हो, और एक होता है साइज। आगे जाते जाते लेफ्ट टू राइट चलते टाइम जेड इफेक्ट जो होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सबको पता है जेड इफेक्ट इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज आगे जाते जाते इंक्रीज करता है। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो अट्रैक्शन होता है भाई, अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इनका साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। जेड इफेक्ट इंक्रीज किया, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से साइज जो है वो कम होता जाता है आगे जाते जाते यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी साइज हमेशा डिक्रीज करता है आगे जाते जाते, ठीक है, रीजन यही है। अब साइज डिक्रीज करता है तो मैम इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो फर्क क्या पड़ता है कि यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है कि रिएक्टिविटी क्यों कम पड़ रही है। देखो जब इसका बेटा साइज डिक्रीज करेगा, साइज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो एनर्जी आप दोगे इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल फेंकने के लिए, बाहर फेंकने के लिए, वो एनर्जी होती है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो भाई साइज छोटा है, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में बहुत टाइटली बाउंडेड हैं, बंधे हुए हैं अच्छे से, तो इनको निकालना मुश्किल होगा, यानी कि हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा बड़ी मुश्किल से। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वो क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी कंटिन्यूसली, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती जा रही है, ठीक, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी, जानो भाई रिएक्ट नहीं करेगा दूसरे के साथ, इसी वजह से ये रिएक्ट कम कर पाता है, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस था कि क्या हो रहा है। अब इसके आंसर पे आते हैं। इसको आप कैसे लिखोगे, क्वेश्चन है reactivity of transition elements decreases almost regularly from scandium to copper, explain why। As we move from scandium to copper the आयनाइजेशन, आप पूरा भी लिख सकते हो कि जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से साइज डिक्रीज करेगा, उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करेगी। मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, एज वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर द आयनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली इंक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन the atomic radii, atomic size, ठीक है। hence the reactivity of transition elements decreases from scandium to copper। clear हो गया। as we move from scandium to the scandium the ionization enthalpy regularly increases and this is the main concept here, ठीक है। ionization enthalpy लगातार बढ़ता जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है हमारी, ठीक है। सो क्लियर ये चीज। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।